आवर मैथ्स आपने गणित यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम गणित पढ़ेंगे। गणित की पहली प्रश्नावली के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, कौन कौन सी वास्तविक संख्या है, कौन कौन सी को मिला करके वास्तविक बनती है। तो परमेय और अपरमेय संख्या को मिला दें तो हमारी वास्तविक संख्या बन जाती है। इसमें हम आगे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और प्रश्नावली का पहला परमेय पढ़ेंगे। पहला परमेय हमारा अंकगणित की आधारभूत परमेय। तो अंकगणित की आधारभूत परमेय क्या कहती है, देखो स्टेटमेंट क्या है उसका। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कोई भी भाज्य संख्या है, उस भाज्य संख्या का छोटे छोटे टुकड़े ऐसे कर सकते हैं जो क्या हो, अभाज्य हो। आगे कहा किया जा सकता है तथा ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। ये इस क्रम के बिना अद्वितीय है, मतलब उसका क्रम पहले बाद में कोई भी हो, क्रम की अगर बात ना करें तो ये कैसा होगा, अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक। यूनिक यूनिक मतलब इसके जैसा और कोई नहीं। तो कोई हम भाज्य संख्या लेते हैं और इस संख्या से उदाहरण से हम ये समझेंगे कि अंकगणित के आधारभूत परमेय क्या है। उदाहरण के लिए मैं संख्या ले लेता हूं 12। क्या 12 भाज्य संख्या है? 12 भाज्य संख्या, सीधी सी बात है। 12 के अलावा 2 का भागदाता, 3 का, 4 का, 6 का। एक संख्या और ले लेता हूं मैं 14। 14 भी भाज्य संख्या है, इसमें भी भागदाता है किसका, 2 का, 7 का। तो 12 को मैं क्या कर सकता हूं, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में गुणन खंडित कर सकता हूं। अभाज्य संख्या तो 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 3। क्या लिख सकता हूं, क्या 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब 2 गुणा 2 गुणा 3 क्या है, ये इसके गुणनखंड है। और ये संख्या कैसी है, 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य, 3 भी अभाज्य। ये कह रहा है इसके क्रम के बिना ये अद्वितीय है। अगर क्रम की बात ना करें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणा 3 गुणा 2, तो भी ये कितना आया, 12 ही आया, एक यूनिक नंबर ही आया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 गुणा 2 गुणा 2, तो ये क्या है, ये भी एक यूनिक नंबर है। तो ये प्रत्येक भाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है और उसके क्रम के बिना ये क्या होगा, अद्वितीय होगा। जैसे 14 है, 14 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 गुणा 7 लिख सकता हूं, या 7 गुणा 2 लिख सकता हूं। क्रम के बिना मैं इसको अभाज्य संख्या लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी भाज्य संख्या है, उस भाज्य संख्या को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है क्या, अंकगणित की आधारभूत परमेय किस से संबंधित है। तो किस से संबंधित है, गुणा से संबंधित है, गुणनखंड से संबंधित है, गुणा से संबंधित। अंकगणित के आधारभूत परमेय किससे संबंधित है, गुणा से संबंधित। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि अंकगणित के आधारभूत परमेय किससे संबंधित है, गुणा से संबंधित, भाग से संबंधित। तो ये गुणा से संबंधित है। इस प्रमेय का उपयोग करके हम ज्ञात क्या कर सकते हैं, इस प्रमेय का उपयोग करके हम दो चीजें ज्ञात कर सकते हैं, HCF और LCM। HCF जिसको हम महत्व समापत्ति कहते हैं, LCM जिसको हम लघुत्तम समापत्ति कहते हैं। तो महत्व समापत्ति और लघुत्तम समापत्ति हम ज्ञात कर सकते हैं। HCF का पूरा नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का पूरा नाम क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड, मतलब इसका टुकड़ा।
और मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणज। तो HCF तो किसी संख्या का क्या होगा, फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, और LCM किसी संख्या का क्या होगा, गुणज होगा। तो फैक्टर हमेशा, गुणनखंड हमेशा छोटे होते हैं, गुणज हमेशा बड़े होते हैं। जैसे 2 के गुणज है तो 2 के गुणज 2 से बड़े ही होंगे, 4, 6, 8। और अगर आपको कह दे गए 8 के फैक्टर, तो 8 के फैक्टर छोटे ही होंगे, 2 हो गया, 4 हो गया, ये 8 के फैक्टर। ये हमें ज्ञात करने के लिए, HCF और LCM ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, ये हमने ज्ञात कर लिया अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। आपको याद होगा अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम LCM ज्ञात करते थे। वो सेम ही ये है, टुकड़े ये अभाज्य गुणनखंड में हो रहे हैं, इसी में अभाज्य टुकड़े कर रहे हैं। तो अब आपको कह दे कि आपके पास कोई दो संख्या है, इसका LCM ज्ञात करो, HCF ज्ञात करो और LCM ज्ञात करो। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आपने इसके टुकड़े कर लिए, इनको आप घातांकों के रूप में लिख दो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। 12 के टुकड़े को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। 14 के टुकड़े को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। HCF में क्या करेंगे, आपको देखना है कॉमन। सी का मतलब क्या, दोनों में कॉमन, उभयनिष्ठ, हिंदी में इसको कहते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों के अंदर आनी चाहिए संख्या, दोनों में कॉमन संख्या आनी चाहिए। तो इसमें और इसमें देखो, दोनों में 12 और 14 में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो HCF में तो कॉमन आ रही है संख्या, वो लिख दो। अब घात देखो, जिसकी घात कम हो, HCF हमेशा छोटी संख्या होगी, गुणनखंड मतलब छोटी, तो जिसकी घात कम है वो लिख दो। ये 2 की घात 1 लिखो, क्योंकि यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 1 है, तो हम कौन सी लिखेंगे, 2 की घात 1 लिखेंगे। तो 2 की घात 1। और कोई कॉमन आ रहा है क्या, 3 इसमें 7 कॉमन नहीं आ रहा है, तो 2 हो गया। इसका HCF तो कितना आया, 12 और 14 का 2। LCM कितना आया, LCM के लिए जो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उनकी बड़ी घात लिखो, क्योंकि गुणज बड़ा होता है। तो 2 का बड़ी घात 2 है, गुणा जो पीछे बच जाए उसको भी लिख दो, 3 की घात 1 और 7 की घात 1। तो ये इसका क्या आ गया, LCM आ गया। आगे हम उदाहरण लेकर के हल करेंगे, किताब के उदाहरण देखेंगे, उसमें बहुत सारे आपको उदाहरण दिए हैं। तो किताब का पहला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है हमारे सामने, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। मतलब 4 की घात n है, 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब n का मान 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। ऐसे जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान ऐसा है जिसके लिए 4n अंक शून्य मतलब 0 पर समाप्त होता हो। आपको ये ज्ञात करना है कि 4 की घात n दे रखा है, n बराबर है प्राकृत संख्या 1, 2, 3 इस प्रकार की संख्या है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, आपको ये बताना है। n बराबर कितना रखें जिससे ये संख्या को, इसकी घात को हल करेंगे तो लास्ट में उसका अंक कितना आए, 0 आए। यहाँ पर कुछ अंक आ जाएंगे, लास्ट में क्या आए, 0 आए। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, कौन सी संख्या के अंत में 0 आता है वो देखो। देखें 0 किसके अंत में आया, जैसे 10 है, 10 के अंत में 0, 20 के अंत में 0, 30 के अंत में 0, 100 के अंत में 0, 120 के अंत में 0, 150 के अंत में 0। ऐसी संख्या जिनके सबके अंत में 0 है। तो इनमें देखो है क्या मैं इसको 2 गुणा 5 लिख सकता हूं क्या, अगर अभाज्य संख्या के रूप में लिखूं तो। इसको मैं लिखूं तो इसको भी मैं 2 गुणा 5 लिख सकता हूं, गुणा 1 2 का 7 और करूं तो 20 हो गया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको भी मैं 2 गुणा 5 तो लिख ही सकता हूं, साथ में 3 से गुणा कर देता हूं तो 30 हो जाएगा।
इसको कैसे लिख सकता हूं? इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? 100 को मैं 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 से लिख सकता हूं। तो इसमें देखो ये क्या आया, 2 गुणा 5 आया, इसमें भी 2 गुणा 5, इसमें भी 2 गुणा 5, इसमें भी 2 गुणा 5। तो मतलब ऐसी संख्या जो जिसके अंत में 0 आएगा तो उसमें हमेशा के लिए 2 गुणा 5 तो होगा ही होगा, मतलब 10 तो होना ही होना चाहिए। तो क्या इसमें 2 गुणा 5 आ सकता है? तभी तो वो संख्या 0 पे समाप्त होगी। तो हम 4 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 4 के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं? 2 गुणा 2। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 2 गुणा 2 की घात n। मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2 गुणा n, और इसको लिख सकता हूं 2 की घात 2 n। तो क्या इसके अंदर 5 आया क्या? 2 तो आ गया क्या? 5 आया क्या? 5 नहीं आया है। तो क्या ऐसी कोई संख्या होगी जिससे गुणा करने पे n बराबर मैं 1 रखता हूं? तो 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 1 2। तो 2 की घात 2 कितने होते हैं? 4। n बराबर 2 रखता हूं तो 2 गुणा 2 4, 2 की घात 4 कितना? 16। तो 4 आ गया, 16 आ गया, क्या 0 पर समाप्त होगा? तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें ये पता है कि 0 पर संख्या वही समाप्त होती है जिसके अंत में क्या है? जिसके अंत में 0 मतलब 2 गुणा 5 हो। उसके अभाज्य गुणनखंड के अंदर कहीं न कहीं 2 और 5 आने चाहिए। तो इसमें 2 तो आ रहा है परंतु 5 नहीं आ रहा है। तो क्या ये 0 पे समाप्त होगी? ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम ये लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई संख्या 0 या 0 पर समाप्त होगी यदि उस संख्या के गुणनखंड में 2 गुणा 5 विद्यमान 2 गुणा 5 विद्वान हो। तो हम 4 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 4n के अभाज्य गुणनखंड या सीधे गुणनखंड भी कर लो। तो ये हुआ 2 की घात 2, इसकी घात n। तो इसको लिखेंगे 2 2 की घात n। इसमें क्या 5 विद्वान है? नहीं है। हम कह देंगे अतः 4 की घात n के गुणनखंडों में गुणनखंड 5 नहीं है। अतः 4 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। हमें ये ध्यान रखना है कि 0 पे समाप्त कौन सी संख्या होती है? 0 पे समाप्त वही संख्या होती है जिसके गुणा किससे हो? 10 से हो। 10 में 2 और 5 होते हैं। तो इसमें 2 तो आ गया परंतु 5 नहीं आया। तो ये 0 पे समाप्त होगी क्या? नहीं समाप्त होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 0 पे समाप्त वही होती है जिसके अंदर कौन विद्वान हो? 2 और 5 विद्वान हो। तो ऐसे ही आगे वाला दूसरा उदाहरण देखते हैं, फिर तीसरा देखते हैं। जल्दी जल्दी करते हैं। देखो दूसरा उदाहरण देखो क्या कह रहा है। संख्याओं 6 और 20 के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना। आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं? देखो
अभाज्य गुणनखंड कर लो, 6 के टुकड़े कर लो, 6 के अभाज्य गुणनखंड। 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं आपको पता है? 2 गुणा 3 6 होता है, तो घातांकों के रूप में लिख दो, 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। 20 के भी लिख दो, 20 के अभाज्य गुणनखंड, 20 के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं? 20 के 2 गुणा 2 गुणा 5, 4 गुणा 5 20 होता है, तो 4 को 2 गुणा 2 लिखते हैं और 5, तो इसको हम घातांकों के रूप में लिखेंगे, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 लिख दिया। अब आपको HCF ज्ञात करना है। HCF 6 और 20 का बराबर क्या होता है? HCF ज्ञात करने के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उनकी कौन सी घात लेनी है आपको? सबसे छोटी वाली घात। उभयनिष्ठ कौन है? 2, 2 उभयनिष्ठ है तो 2 की सबसे छोटी घात 1, 3 उभयनिष्ठ नहीं है, 5 भी नहीं है, तो 2 की घात 1 कितना हो गया? 2। एलसीएम देखो, एलसीएम 6 और 20 का कितना? एलसीएम का मतलब है उभयनिष्ठ है उसकी बड़ी वाली घात, तो 2 उभयनिष्ठ है, 2 की बड़ी वाली घात 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 और 5 की घात 1, मतलब जो बच गया वो भी देखो, तो ये गुणा कर लो, देखें कितने हुए? 2 की घात 2 4, 4 गुणा 5, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 5 60, तो ये कितने हो गए? 60। तो इसका एलसीएम तो आया 2, एचसीएफ आया 2 और एलसीएम आया 60। 6 और 20 का एलसीएम 60 है, एचसीएफ 2 है। अब आपको ये देखना है कि एलसीएम में क्या होता है। एलसीएम में उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात होती है, छोटी घात होती है। एचसीएफ में आपको क्या करना है? छोटी घात लेनी है। एचसीएफ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उसकी कौन सी घात? छोटी घात। एलसीएम में क्या करना है? बड़ी घात लेनी है, अधिकतम घात। जो गुणनखंड उभयनिष्ठ है उनकी अधिकतम घात लेनी है, और जो उभयनिष्ठ नहीं है उनकी जितनी घात है उतनी पूरी लेनी है। जैसे यहाँ 3 की घात 2 होती तो यहाँ 3 की घात 2 ही लेना पड़ता हमें। अगर उभयनिष्ठ है, या मान लो 3 की घात 2 थी, या 3 की घात 4 है, तो उभयनिष्ठ 3 की घात 4 थी तो हमें 3 की घात 4 लेनी पड़ती। इससे एक संबंध और बनता है, ये इंपॉर्टेंट संबंध है, देखो क्या है। किन्हीं धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए HCF ए बी गुणा LCM ए बी बराबर होता है A गुणा B। ये एक संबंध होता है HCF में और संख्या में। A और B हमारा क्या है? कोई दो संख्या है, तो उन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात कर लिया, LCM ज्ञात कर लिया, दोनों को गुणा करेंगे तो उतना ही मान आएगा जितना उन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे। तो या इस उदाहरण में हमारे पास A बराबर कितना है? 6, B बराबर कितना है? 20। तो HCF A और B, HCF 6 और 20 का, LCM 6 और 20 का बराबर आएगा 6 गुणा 20। तो HCF कितना है हमारा? 2, 2 गुणा LCM कितना है हमारा? 60। 2 गुणा 60 बराबर 6 गुणा 20, क्या बराबर होता है क्या? देखो देखें, 2 गुणा 60 कितना? 6 गुणा 2 120, और 6 गुणा 20 कितना? 120, तो 120 के बराबर 120 आ गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HCF और LCM और दो संख्याओं के बीच में क्या संबंध क्या होता है। तो HCF गुणा LCM बराबर होता है संख्या गुणा संख्या, मतलब ये दो संख्याओं के लिए। आगे तीसरा उदाहरण और देखते हैं। उसमें तीसरा उदाहरण देखो क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। मतलब पहले HCF ज्ञात करना है और उसके बाद इनका
एलसीएम ज्ञात करना है हमें। तो ए बाज्य गुणनखंड विधि है, सीधी सीधी बात है, हमें ए बाज्य टुकड़े करने पड़ेंगे। तो चिन्ह में के ए बाज्य गुणनखंड, चिन्ह में के बाज्य गुणनखंड कितने होते हैं देखो, देखे 2 का भाग जा रहा है क्या, 2 4 8 48, फिर 2 का जा रहा है क्या, 2 4, फिर 2 का जा रहा है क्या, 1 2, फिर 2 का जा रहा है क्या, 6, फिर 2 का जा रहा है क्या, 3, फिर 3 का। तो 2 की घात कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1। ऐसे ही 404 के कर लो, 404 के अभाज्य गुणनखंड, 404 के और करो देखें, 2 का भाग जा रहा है क्या, 202, फिर 2 का जा रहा है 101, और 101 हमें पता है अभाज्य संख्या, तो 101, 2 की घात 2 गुणा 101 की घात 1। HCF ज्ञात करना है, HCF में और 404 बराबर क्या होता है, HCF उभयनिष्ठ घात की, उभयनिष्ठ संख्या की छोटी घात, उभयनिष्ठ संख्या 2, 2 की छोटी घात, 2 की घात 2 बराबर कितना आ गया 4। HCF ज्ञात हो गया, कह रहा है फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभी हमने देखा एक संबंध है, क्या संबंध है, HCF हम जानते हैं, हम जानते हैं कि HCF एक AB गुणा LCM AB बराबर होता है A गुणा B। तो HCF चिन्ह में और 404 गुणा LCM चिन्ह में और 404 बराबर हम जानते हैं चिन्ह में गुणा 404। HCF हमने ज्ञात कर लिया, 4 गुणा LCM चिन्ह में 404 बराबर चिन्ह में गुणा 404। तो LCM चिन्ह में 404 बराबर चिन्ह में गुणा 404 भाग, ये 4 इधर गुणा में तो इस तरफ आ जाएगा, किसमें चला जाएगा, भाग में। 4 से ये काट दो, कितनी बार कट गया, 101 बार। चिन्ह में गुणा 101 कितना हो गया, LCM चिन्ह में 404 बराबर हो गया चिन्ह में गुणा 101, चिन्ह में चिन्ह 9696 9696। तो ये इसका एलसीएम ज्ञात हो गया। ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे, परंतु इसने कहा फिर इसका पहले एलसीएम ज्ञात करो फिर ये ज्ञात करो। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें ये सूत्र पता होना चाहिए, इस सूत्र से ये हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे वाला उदाहरण देखते हैं। देखो चौथा उदाहरण देखो क्या कह रहा है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इस बार 3 संख्या दी है, तीनों का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड विधि देखनी है हमें। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, छह के कितने होते हैं, 2 गुणा 3, घातांकों के रूप में लिख दो, 2 की घात 1, 3 की घात 1। ऐसे ही 72 के कर लो, 72 के अभाज्य गुणनखंड, 72 के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं, टुकड़े कर लो, देखिए 72 के 2 3 6, फिर 2 1 8, फिर 2 9, फिर 3 3 3 1। तो 2 की घात 3 और 3 की घात 2, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, 72। 120 के कर लो, 120 के अभाज्य गुणनखंड, 120 के अभाज्य गुणनखंड, 120 के टुकड़े करो, देखें 2 से 60,
फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, मतलब 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 2 की घात 3 गुना 3 की घात 1 गुना 5 की घात 1। आपको क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। HCF 6, 72 और 120। तो HCF में हमें पता है उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेनी है। उभयनिष्ठ कौन कौन आ रहा है? 2, 2 सब में आ रहा है। 2 की सबसे छोटी घात 1, 2 की घात 1 गुना 3 भी आ रहा है, तो 3 की भी सबसे छोटी घात 3 की घात 1, 3 की घात 1, तो कितना आ गया? 6। तो HCF कितना आ गया इनका? 6। LCM ले लो, 6, 72 और 120 का LCM। LCM में उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घात और जो पीछे बचा है वो भी, तो 2 है उभयनिष्ठ, 2 की सबसे बड़ी घात 3 गुना 3, 3 की बड़ी घात 2 गुना 5, 5 की घात 1, तो गुना कर लो। देखें 8 गुना 9 गुना 5, 8 गुना 9 72, 72, 72 गुना 5 360, तो इसका LCM कितना आ गया? 360 आ गया। अब LCM 360 आ गया, HCF कितना आ गया? 6 आ गया। तो ये हमारा उदाहरण था चौथा। किताब के प्रश्नावली से पहले वाले सारे उदाहरण कर लिए, आगे वाली वीडियो में हम प्रश्नावली करेंगे। प्रश्नावली पॉइंट 1, उसमें हम सीखेंगे HCF LCM के उदाहरण कैसे करना। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि ये दिक्कत आ रही है। अगर कमेंट में नहीं बताते, आप अगर इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप लिखिए आवर मैथ्स, OURMATHS 01, आवर मैथ्स 01, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। नाम आ जाएगा आवर मैथ्स आपने गणित। तो उसमें आप मैसेज करके हमें बता दीजिए कि ये दिक्कत आ रही है, हम उसका आपको सोल्यूशन दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।